नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुंबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। सबसे लंबे समुद्री पुल यानी कि अटल सेतु का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से शुरू होगा 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां। मुंबई नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी होगी बेहतर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे, जिससे मुंबई नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुंबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का आज उद्घाटन करेंगे और साथ ही 100 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर गाड़ियां जो है वो दौड़ पाएंगी और गाड़ियां दौड़ने के साथ ही अब जो सफर है वो यात्रियों के लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मुंबई दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। सबसे लंबे सेतु का उद्घाटन, जो कि अब अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा। अटल सेतु के उद्घाटन के साथ ही यहाँ पर 100 किलोमीटर रफ्तार से गाड़ियां दौड़ पाएगी। और देखिए, इस पुल की सबसे खासियत जो है वो आपको बता दें कि इस पुल के नीचे से बड़ा माल वाहक भी बड़ी ही आसानी से गुजर सकेगा। सबसे खास बात इस पुल की यही है। आज मुंबई जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस दौरान सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 100 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पर गाड़ियां दौड़ेंगी। मुंबई नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। तो सबसे लंबा पुल और आज पीएम नरेंद्र मोदी अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। सबसे लंबा ये पुल है। इस पुल से जहां कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो साथ ही आपको बता दें कि गाड़ियां भी यहां पर रफ्तार से दौड़ेंगी। 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां पुल पर दौड़ेंगी। बिल्कुल, और ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई जाएंगे और यहाँ पर सबसे लंबे पुल का उद्घाटन वो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास। यहाँ भारत के सबसे लंबे माने जाने वाले सागरीय पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL यानी कि अटल सेतु का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो गुरुवार को महाराष्ट्र के लोगों के बीच रहने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जीजा माता और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर महाराष्ट्र में ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया। हालांकि पीएम मोदी ने एक्स में कहा है कि वो 12 जनवरी यानी कि आज महाराष्ट्र के लोगों के बीच मौजूद रहेंगे और आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आज को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूं। जो महाराष्ट्र का दौरा है उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूं। जो जीजा माता और स्वामी विवेकानंद की जयंती है उस मौके पर भी महाराष्ट्र में ही मैं मौजूद रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का अनावरण भी करेंगे। वो करीब 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बने अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी ननहाव सेवा अटल सेतु का उद्घाटन भी करेंगे। तो देखिए, अटल सेतु से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी और अटल सेतु की जो लंबाई है वो 21.8 किलोमीटर है। इस सेतु पर कुल 6 लेन है। अटल सेतु के निर्माण में करीब 17,840 करोड़ का जो खर्च है वो हुआ है। बिल्कुल, और देखिए साल 2016 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी और 7 साल बाद अटल सेतु बनकर पूरी तरह से तैयार है। आम लोगों के लिए मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अटल सेतु मील का पत्थर साबित होगा और इसी ब्रिज की वजह से मुंबई और नवी मुंबई की कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके जरिए न केवल यात्रियों का सफर आसान होगा बल्कि इसके जरिए जो आर्थिक तौर पर लोगों की सहायता है वो भी हो पाएगी। और अटल सेतु सबसे बड़ा ऐसा मार्ग होगा जिस पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ पाएंगी।
बिल्कुल, और कई खासियत है इस पुल की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई जाएंगे और इस पुल का उद्घाटन करेंगे। तो देखिए, कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी, साथ ही रफ्तार की बात की जाए तो जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी बेहतर होगी। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में मौजूद रहेंगे और उनका ये दौरा बेहद खास, क्योंकि आज सबसे बड़े पुल यानी कि अटल सेतु का आरंभ तो वो करेंगे ही, साथ ही 17,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से उनका ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, और खास इसलिए भी क्योंकि इस अटल सेतु की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप खुद देखिए और आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस सेतु को तैयार किया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन की अहम बैठक आज होने वाली है। शाम 6:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक होगी। अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। सबसे पहले आप और कांग्रेस की बैठक होगी और उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बैठक होगी। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल, और देखिए, इससे पहले 8 जनवरी को सीट बंटवारे पर चर्चा की गई थी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इंडिया अलायंस की बैठक काफी महत्वपूर्ण अब इसलिए भी हो गई है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो बेहद जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए जीत पाना, क्योंकि इंडिया अलायंस को तैयार किया गया है बीजेपी को हराने के लिए, और बीजेपी मुक्त भारत तैयार करने की जो कल्पना की थी न केवल नीतीश कुमार ने बल्कि तमाम विपक्षी दलों ने, जिसे देखते हुए ये एकजुटता बनी और उसको नाम दिया गया इंडिया अलायंस का। मुकुल वासनिक के आवास पर आज ये बैठक होगी। लगभग शाम 6:30 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी और सबसे पहले आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस चर्चा परिचर्चा करेगी कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो क्या रहने वाला है आम आदमी पार्टी के साथ। इसके अलावा उसके बाद कांग्रेस की बैठक होगी समाजवादी पार्टी के साथ, यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य 80 लोकसभा सीटों के साथ, तो 80 लोकसभा सीटों में आखिर किस तरह का समीकरण बनेगा और यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आखिर तालमेल कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि इससे पहले जब एक समय था गठबंधन हुआ करता था तब कांग्रेस के साथ तालमेल इतनी अच्छी नहीं बन पाई थी। उसके बाद अब जब इंडिया अलायंस तैयार हुआ है और अब सबका उद्देश्य सिर्फ एक, जो कि बीजेपी मुक्त भारत का है, उसे आखिर कैसे सफल कर पाएंगे, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज तय हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है आज। क्योंकि इससे पहले भी सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें हो चुकी है, लेकिन हर एक बैठक बेनतीजा रही है। रिजल्ट किसी भी बैठक से निकल करके सामने नहीं आया और आज की बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन पूजा सोचने वाली बात है कि अब तक जो भी बैठक हुई है वो बैठक सभी पार्टियों के जो नेता है, सभी दलों के जो नेता, वो साथ बैठ करके चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। लेकिन इस बार जो बैठक होने वाली है वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ चर्चा करेगी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ अलग अलग चर्चा इस बार होने वाली है। इसलिए बैठक पर नजरें ज्यादा भी है और कहा यह भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश की सत्ता से होकर के गुजरता है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो पकड़ है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो अब सीट शेयरिंग का मुद्दा उत्तर प्रदेश में फंसता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हमने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी देखा कि कैसे सीट शेयरिंग को लेकर के तनाव का माहौल हो गया था दोनों दलों के बीच, किस तरीके की बयानबाजी देखने को मिली। ऐसे में आज जो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस बैठक करेगी तो सभी की निगाह इस बैठक पर है, क्या आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो तय हो पाएगा या नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो पहले भी इस तरीके के बयान सामने आ चुके हैं। खासतौर पर अखिलेश यादव ने ही कहा था कि अगर राज्य में बात बनेगी तब देश में बात बनेगी। बिल्कुल, और आंचल देखिए, 28 दलों का सम्मेलन हुआ, उसके बाद इंडिया अलायंस को तैयार किया गया और सभी पार्टियों का ये दावा है कि अपने क्षेत्र में हर एक पार्टी अपने स्तर पर काफी
मजबूत है। लेकिन अगर हम बात कर ले आरजेडी की, जेडीयू की, आपको याद होगा 17-17 का एक समीकरण बना था सीट शेयरिंग का लेकर बिहार में, और 6 सीटें कांग्रेस को देने की बात हुई थी। लेकिन कांग्रेस का कहना था कि हमें 11 सीटें चाहिए। अब इस पर जब जेडीयू के तमाम विधायकों से बात की, नीतीश कुमार ने सांसदों से बात की, जब बातचीत की गई तो साफ तौर पर यह कहा गया कि 17 से हम 1 सीट कम नहीं करने वाले हैं, चाहे जो हो जाए। लेकिन अब एक तरफ कांग्रेस मांग कर रही है कि उन्हें ज्यादा सीटें चाहिए, दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं उनके साथ जो गठजोड़ है वो ज्यादा मजबूत होता नजर नहीं आता है। अगर हम आम आदमी पार्टी की ही बात कर लें तो आम आदमी पार्टी ने भी साफ तौर पर कहा था कि जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी मजबूत है वो चाहेगी कि उन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ही चुनाव लड़े, ना कि अपनी वो सीट जो कि उनकी सेफ सीट है वो कांग्रेस के पाले में वो देगी। चले तो रुक करते हैं अगली खबर का। इंडिया गठबंधन में बिहार की सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेडीयू सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर देरी का आरोप लगाती रही है। वह इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि चिंता मत करिए, सब समय पर सही हो जाएगा। तो देखिए नीतीश कुमार का बयान सामने आया। चिंता मत कर, सब समय पर हो जाएगा, सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत कर, 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 सब समय पर हो जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में करेंगे शिरकत। 10वें संस्करण के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात जाएंगे। अमित शाह 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण के समापन सत्र में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे समिट को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी को गांधीनगर के महात्मा मंदिर गेटवे टू द फ्यूचर थीम के साथ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था और आज गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन में जाएंगे और समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में कुल 34 देश और 16 संगठनों ने हिस्सा लिया। बिल्कुल, और कई देशों के इसमें राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ सहित विश्व नेताओं ने प्रमुखता से इसमें हिस्सा लिया था। रुक अगली बड़ी खबर का कर लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आपके साथ राजनीति की है। कांग्रेस का मतलब है फूट डालो और राज करो। कांग्रेस राजनीति में वोट कैसे आता है इसके अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं है कांग्रेस ने। वे राजनीति करते हैं और हम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र नीति करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां उनका स्वागत किया गया और इस दौरान जब जनसभा को संबोधित किया जेपी नड्डा ने तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ राजनीति आती है, कांग्रेस को सिर्फ इस चीज की चिंता है कि वोट किस तरह से अपनी ओर खींचा जाए, लेकिन बीजेपी राष्ट्र नीति करती है, राष्ट्र के हित में काम करती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र अयोध्या का कर लेते हैं। राम नगरी अयोध्या इस समय पूरी तरह से राम में है। हर तरफ राम नाम की गूंज है। इस बीच रामलला का भव्य दरबार सजाया जा रहा है। इसके लिए राम भक्त ने रामलला को 56 भोग भी चढ़ाया। बिल्कुल, और इस 56 भोग प्रसाद में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां शामिल हैं, जिनमें रसगुल्ला, लड्डू, बर्फी आदि शामिल हैं। बता दें कि नए साल के अवसर पर भगवान को 56 भोग प्रसाद चढ़ाने की पुरानी परंपरा है। तो वही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार से खास बातचीत की है। देखिए। 22 जनवरी वो दिन होगा जब राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। उसको लेकर अभी तक कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और कितनी बची हैं, इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार जी। सर, तैयारियां कहां तक हो गई कंप्लीट और कितनी रह गई हैं? अयोध्या ने दुल्हन के जैसा श्रृंगार किया है। आप जब अयोध्या का दृश्य देखेंगे तो ये वैसा ही होगा जैसा त्रेता युग में राम जी के लौटने पर हुआ था।
भव्य मंदिर तैयार है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, रेलवे स्टेशन बड़ा हुआ है, एयरपोर्ट फंक्शनल हुआ है, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने भी अपने को सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। सबका मन उत्साह और आनंद से भरा हुआ है। एक अद्भुत प्रतीक्षा है उन 4,500 संतों की जो देश के 150 से ज़्यादा मत पंथ संप्रदाय के हैं, अनुसूचित समाज के भी हैं, देश के सब जिलों के हैं, सिख जैन बौद्ध परंपराओं के हैं, भारत के सब क्षेत्रों के जो प्रमुखतम नाम हैं वह सब भी हैं। और इन सब की उपस्थिति में कैसा दिव्य वह समय होगा जब रामलला की 5 फुट से ऊंची मूर्ति के पट्टी आँखों से खोल करके हम सबकी श्रद्धा उस मूर्ति में प्राण भर देगी। इस प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा 25 पीढ़ियों ने की है और इस प्रतीक्षा के अनुरूप ही यह कार्यक्रम होगा और देश भर में, विश्व भर में 5 लाख से ज़्यादा मंदिरों में भी करोड़ों का समाज इकट्ठा होकर देखेगा। हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया सर। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में कपकपाती ठंड से लोगों को राहत मिल सकती है। अगले 6 से 7 दिन तक इस समय कपकपी से लोगों को राहत मिल सकती है। आज से तापमान में 20 डिग्री तक पहुंच सकता है, इसके बाद इससे अधिक भी रह सकता है। हालांकि सुबह शाम सर्दी का एहसास अभी रहेगा। पहाड़ों पर कम बर्फबारी की वजह से भी सर्दियों का जो सीजन है इस बार देर तक खींचने की संभावना नहीं दिख रही है। पहाड़ों पर इस साल बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन तापमान कई जगहों पर 0 से भी नीचे चल रहा है। इसकी वजह से वहां झीलें जमी हुई है। तो देखिए, राजधानी दिल्ली के लोगों को आगे आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड से राहत मिल सकती है। 20 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है, यह अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इस बार पहाड़ों पर बर्फबारी कम हुई है, जिसकी वजह से जो मैदानी इलाकों में ठंड का कहर कम देखने को मिलेगा। हालांकि सुबह और शाम का जो वक्त है तब ठंड का एहसास किया जा सकता है, लेकिन दिन के समय हल्की धूप निकली रहेगी, जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, और 6 से 7 दिन अब आप आराम की सांस ले पाएंगे, क्योंकि अब आपको ना तो धुंध का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा और चमकीली धूप ज़रूर निकलेगी। आप आराम से अपने छत पर जाकर बैठ सकते हैं, धूप सेक सकते हैं आराम से। इस ठंड के मौसम में भी ज़्यादा ना सही, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन गर्मी का एहसास आप ज़रूर ले पाएंगे। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि ठंड जो है उसका एहसास अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह के टाइम और शाम के समय आपको जरूर होगा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।